अध्याय 16 संपत्ति 8 बड़े सपने और उन्हें साकार करने की क्षमता। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में एक बहुत मूल्यवान बात यह है कि वह अपने सपने साकार करने के महत्व पर जोर देती है। गौर करें, मैंने सपना होने के महत्व नहीं कहा है। वह सिर्फ यही नहीं चाहती हैं कि आपके पास सपने हो, वह तो यह भी चाहती है कि आप उन सपनों को साकार करें और उन्हें जिए। यही नहीं, वह आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेटवर्क मार्केटिंग की पड़ताल शुरू करते वक्त मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़े सपने देखने लगा। यह बड़ा अच्छा अनुभव था। पारंपरिक कंपनियां प्रायः बड़े सपनों से ज़्यादा खुश नहीं होती। उन्हें ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आपके सपने छोटे हो। कुछ दिनों की गर्मी की छुट्टियां, शायद कम समय का कोई मनोरंजन, आपका कोई छुटपुट शौक, रविवार दोपहर को गोल्फ का अच्छा खेल, इसी प्रकार की चीज़ें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के छोटे सपने देखना गलत है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि ऐसा जीवन छोटा जीवन है। बड़े होते वक्त मैंने अक्सर अपने माता पिता को यह बोलते सुना था, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। बहरहाल, अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे ये शब्द नहीं बोलने दिए। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम खुद से यह पूछें, हम इसका खर्च कैसे उठा सकते हैं। इन कथनों के बीच बहुत कम अंतर लगता है, लेकिन इन्हीं से सारा फर्क पड़ता है। सोच का यह छोटा सा परिवर्तन जीवन भर के अनुभवों, अनुभूतियों और निर्णयों से कई गुना हो जाएगा। अंततः यह आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देगा जो उस जगह से करोड़ों मील दूर होगी जहां आप वह परिवर्तन किए बिना पहुंचते। जब आप खुद से यह पूछने की आदत डाल लेते हैं, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ, तो आप खुद को ज़्यादा बड़े सपने देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और साथ ही आपको यह भी विश्वास होता है कि आप उन्हें साकार कर सकते हैं। दूसरी ओर, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता कहना अपने सपनों का गला दबाने की तरह होता है, जैसे मोमबत्ती की लौ पर गीला तौलिया रख दिया जाए। संसार में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपनों का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उस जमात में खुद को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, शायद उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होता, लेकिन वे शुभचिंतक हो या न हो, उनके शब्द बहुत घातक होते हैं। आप यह नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। क्या आप जानते हैं कि इसकी कोशिश में कितने सारे लोग असफल हो चुके हैं? मूर्खता मत करो। तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ कहाँ से सकते हैं? अगर यह विचार इतना ही अच्छा होता तो क्या कोई दूसरा पहले ही यह काम नहीं कर चुका होता? ओह, मैंने बरसों पहले ही इसकी कोशिश की थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह क्यों कारगर नहीं होता। यह सपनों की हत्या करने वाले शब्द हैं और इन्हें कहने वाले लोगों के बारे में मैंने एक दिलचस्प बात देखी है। लगभग हमेशा वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को ताक में रख चुके हैं। जब किम और मैं दिवालिया थे, तो हमने मिलकर फैसला किया कि हम बड़ा मकान तभी खरीदेंगे जब हम $1 मिलियन से अधिक कमा लेंगे। हमने ऐसा ही किया और हमें उस मकान में रहना बहुत अच्छा लगा। लेकिन ध्यान रहे, वह मकान अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उस मकान को खरीदने में सक्षम होना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण तो वह था जो उस प्रक्रिया में हम बने। बड़ा मकान हो या चाहे कोई अन्य सपना हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि उसके लिए आपने अपने व्यक्तिगत शक्ति विकसित करने की पूरी कोशिश की, सीखा और किया। आप इस प्रक्रिया में जो बने वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, जो लोग छोटे सपने देखते हैं वह जीवन भर छोटे ही बने रहते हैं। हर व्यक्ति सपने देखता है,
लेकिन हर व्यक्ति एक जैसे सपने नहीं देखता। अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था कि स्वप्नदर्शी 5 तरह के होते हैं। पहला, जो अतीत में सपने देखता है। दूसरा, जो सिर्फ छोटे सपने देखता है। तीसरा, जो एक सपने को साकार कर लेते हैं और उसके बाद नीरस जीवन बिताते हैं। तीसरा, जो बड़े सपने तो देखता है लेकिन उनके पास उन्हें साकार करने की कोई योजना नहीं होती, इसलिए वह अंततः नाकाम हो जाते हैं। पांचवा, जो बड़े सपने देखते हैं, उन्हें हासिल करते हैं और फिर उससे भी ज़्यादा बड़े सपने देखने लगते हैं। जो अतीत में सपना देखता है, ये वह लोग हैं जिन्हें यकीन होता है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां अतीत में हैं। वो आपको अपने कॉलेज के ज़माने, सेना के दिनों, हाई स्कूल के फुटबॉल के दिनों और बचपन के खेत पर गुजारी ज़िंदगी के रोचक किस्से कहानियाँ सुनाते रहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें भविष्य के बारे में बात करने का न्योता देते हैं तो शायद वे सर हिलाकर कहेंगे, ओह, संसार ठेले में बैठकर रसातल में जा रहा है। जो व्यक्ति अतीत के सपने देखता है उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह मरा तो नहीं है लेकिन वास्तव में जीवित भी नहीं है, और पुनर्जीवित होने का एकमात्र तरीका किसी सपने की लौ को दोबारा सुलगाना ही है। जो सिर्फ छोटे सपने देखते हैं। बहुत लोग सिर्फ छोटे सपने देखकर खुद को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे उन्हें यह आत्मविश्वास महसूस होता है कि वह उन्हें हासिल कर सकते हैं। विसंगति देखें। हालांकि वे जानते हैं कि वे अपने छोटे सपने हासिल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वे उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं? कौन जाने। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने अपने सपनों को हासिल कर लिया तो उसके बाद उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, जब तक कि वह ज़्यादा बड़े सपने देखकर खुद को चुनौती ना दे। दूसरे शब्दों में, वे ज़्यादा बड़े जीवन के जोखिम और रोमांच का सामना करने के बजाय छोटा जीवन जीना पसंद करते हैं। बुढ़ापे में आप उनके मुंह से अक्सर इस तरह के वाक्य सुनेंगे, आप जानते हैं, मुझे यह काम बरसों पहले कर देना चाहिए था, लेकिन दरअसल मैं कभी इसके लिए मन ही नहीं बना पाया। मैंने एक बार अपने एक परिचित से पूछा, अगर आपके पास संसार का सारा पैसा होता तो आप कहाँ की यात्रा करते? उसने जवाब दिया, मैं अपनी बहन से मिलने कैलिफोर्निया जाता। मैंने उसे 14 सालों से नहीं देखा है और मेरे मन में उसे देखने की बहुत इच्छा है, खास तौर पर उसके बच्चों के ज़्यादा बड़े होने से पहले। यही मेरे सपनों की छुट्टियां होंगी। उस वक्त कैलिफोर्निया की यात्रा में लगभग $500 का खर्च आता था। मैंने ये बात उसे बताते हुए पूछा, जब वह इसी वक्त वह यात्रा कर सकता है तो वह क्यों टाल रहा है? उसका जवाब था, ओह, मैं इसे करूँगा, हाल फिलहाल तो मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ। दूसरे शब्दों में, उसकी सपनों की छुट्टियाँ वह थी जिनके सपने देखना तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन जाकर सचमुच छुट्टियाँ मनाने जाना उतना रास नहीं आता था। अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि ऐसे स्वप्नदर्शी अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा था, वे कछुओं की तरह अपने शांत और आरामदेह कमरों में छिपे रहते हैं। अगर आपने उनके खोल पर दस्तक दी और अंदर झांका तो वे तेजी से सिर निकालकर आपको काट सकते हैं। सबक: छोटे सपने देखने वाले कछुओं को सपने देखने दें। उनमें से अधिकांश कहीं नहीं जा रहे हैं और वे इसी बात से संतुष्ट हैं। जो किसी सपने को साकार कर लेते हैं और उसके बाद नीरस जीवन बिताते हैं। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा था, 20 साल पहले मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया। हालांकि मुझे इस पेशे में मज़ा आता है, लेकिन अब मैं नीरस जीवन से उकता गया हूँ। लगता है मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी है।
बोरियत या नीरसता आम तौर पर इस बात की निशानी है कि अब नया सपना देखने का वक्त आ चुका है। आमिर डैडी ने मुझे बताया था, बहुत से लोग उन पेशों में काम करते हैं जिनका उन्होंने हाई स्कूल में सपना देखा था। समस्या यह है कि वे सालों पहले हाई स्कूल छोड़ चुके हैं। अब एक नए रोमांचक सपना देखने का वक्त आ चुका है। जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें साकार करने की कोई योजना नहीं होती, इसलिए वह अंततः नाकाम हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम सभी इस श्रेणी में किसी न किसी व्यक्ति को जानते होंगे। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे अभी अभी एक बड़ा अवसर मिला है, आइए मैं आपको अपनी नई योजना के बारे में बताता हूँ। या इस बार परिस्थितियाँ भिन्न होगी। या अब मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। या मैं ज़्यादा मेहनत करने जा रहा हूँ, अपने बिल चुकाने जा रहा हूँ और निवेश करने जा रहा हूँ। या मैंने अभी अभी शहर में आने वाली एक कंपनी के बारे में सुना है और यह मेरे जैसी योग्यताओं वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। यह मेरा बड़ा अवसर हो सकता है। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, इस प्रकार के लोग अक्सर बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे अपने ही दम पे करना चाहते हैं। बहरहाल, बहुत कम लोग अपने सपनों को सिर्फ अपने दम पर हासिल कर पाते हैं। इन लोगों को बड़े सपने तो देखते रहना चाहिए, लेकिन एक योजना भी बनानी चाहिए और इसके बाद एक टीम भी बनानी चाहिए जो अपने सपनों को साकार करने में उनकी मदद करे। जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करते हैं और फिर उससे भी ज़्यादा बड़े सपने देखने लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी प्रकार के व्यक्ति बनना चाहेंगे। मैं तो अवश्य बनना चाहूँगा। क्या आप नहीं बनना चाहेंगे? अमीर डैडी ने इसे इस तरह कहा था, बड़े लोगों के पास बड़े सपने होते हैं और छोटे लोगों के पास छोटे सपने होते हैं। आप जो हैं उसे अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने सपने के आकार को बदलकर शुरुआत करें। जैसा आप जानते हैं, मैं बिल्कुल कड़की में था और अपनी नई नवेली पत्नी के साथ कार में सो रहा था। मैं जानता हूँ यह कैसा लगता है, लेकिन कड़का होना एक अस्थायी स्थिति है। गरीब अलग है। गरीबी एक मानसिक अवस्था है। आप कड़के हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जज्बे में अमीर हो सकते हैं, महत्वाकांक्षा में अमीर हो सकते हैं, साहस में अमीर हो सकते हैं, संकल्प में अमीर हो सकते हैं। बड़े सपने देखने में कुछ खर्च नहीं होता और विशाल सपने देखने में एक ढेला भी ज़्यादा लागत नहीं आती। चाहे आप कितनी ही कड़के क्यों ना हो, आप गरीब सिर्फ तभी बन सकते हैं जब आप सपने देखना छोड़ दें। नेटवर्क मार्केटिंग की जीवन शैली के बारे में एक अनूठी चीज़ यह है कि आप अपने सपनों को इस तरह सीमित नहीं करते हैं कि उन्हें 40 साल बाद ही साकार करेंगे या साल भर में केवल कुछ सप्ताह ही जिएंगे या सप्ताह में केवल रविवार की दोपहर को ही उनका आनंद लेंगे। जब आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करेंगे तो अपने सपने के अनुरूप जीने लगते हैं, भले ही शुरुआत में ये कदम छोटे हो। इससे आपकी मानसिकता बदल जाती है। मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ तक का बदलाव। परिस्थितियों के रहमो करम पर रहने से अपने जीवन की बागडोर थामने तक का बदलाव। गुलाम रहने से स्वतंत्र होने तक का बदलाव। वॉल्डेन पुस्तक में थोरो ने आत्मसंकल्प वाले जीवन का मनन किया है और इसके निष्कर्ष में उन्होंने लिखा है, मैंने अपने प्रयोग में कम से कम यह सीखा, यदि कोई अपने सपने की दिशा में पूरे विश्वास से आगे बढ़ता है और वैसा जीवन जीने की कोशिश करता है जिसकी उसने कल्पना की है, तो उसे सामान्य घंटों में अनअपेक्षित सफलता मिल जाएगी। मैं भी यह बात इससे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं कह सकता था। अध्याय 16 समाप्त। अध्याय 17,
एक ऐसा व्यवसाय जिसमें महिलाएं उत्कृष्ट होती है। किम कियोसाकी। अब तक आप मेरी पत्नी किम का जिक्र कई बार पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि हमारी मुलाकात कैसे हुई और मैंने उसका पीछा कैसे किया। आप हमारे शुरुआती संघर्षों, लक्ष्यों और रणनीतियों के बारे में जान चुके हैं तथा यह भी कि एक साथ हमारा जीवन कैसे बीता। पुस्तक का यह खंड समाप्त करने से पहले मैंने सोचा कि यह अच्छा समय है जब किम आपसे सीधी बात करे। रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। उन्होंने बताया कि यह कितने तरीकों से आपके लिए बहुत मूल्यवान अवसर हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। यह महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त व्यवसाय है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग समुदाय के बुनियादी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो आपका ध्यान एक बहुत ही उल्लेखनीय बात पर ज़रूर जाएगा। इनमें पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा महिलाएं काम करती है। आपने सही सुना या आपने सही सुना। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार अमेरिका में 15 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 88% महिलाएं हैं। पूरे संसार में 62 मिलियन लोग यह काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वव्यापी व्यापार में के लिंग विभाजन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, हम यह मान सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी अनुपात शायद अमेरिका जैसा ही होगा। क्यों? ऐतिहासिक दृष्टि से कारण एक है कि अधिकांश घरों में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पार्ट टाइम व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ था। चूंकि परिवार में पुरुष ही बुनियादी पूर्णकालिक नौकरी करता था, इसलिए पार्ट टाइम या घर पर रुककर किए जाने वाला व्यवसाय अक्सर महिला को ही संभालना पड़ता था। एक और तथ्य पर गौर करें, यह व्यवसाय घर से किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने और घर परिवार की जिम्मेदारियों में अनूठा तालमेल है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि असल मुद्दा इन व्यवहारिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से परे है। नेटवर्क मार्केटिंग बुनियादी तौर पर संबंधों का व्यवसाय है। जैसा रॉबर्ट ने स्पष्ट किया है, यह व्यवसाय बिक्री करने के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यह तो संपर्क बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। यह संबंध जोड़ने, कोचिंग व प्रशिक्षण देने और शिक्षण तथा मार्गदर्शन देने के बारे में है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का दैनिक काम दरअसल बिक्री के इलाके बनाने जैसा कम और समुदाय बनाने जैसा ज़्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्पॉन्सर अपने नौसिखिए नेटवर्कर्स के बढ़ते हुए नेटवर्क के साथ समर्थन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का जैसा संबंध बनाते हैं, उसमें महिलाएं उत्कृष्ट होती है। जाहिर है, इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। ऐसे करोड़ों पुरुष हैं जो हर दिन यह साबित कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवसाय का सार बस यह है, यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें महिलाएं उत्कृष्ट होती हैं। महिला की ज़रूरतें क्या हैं? और यह एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आज की महिलाओं को वाकई यह सीखने की ज़रूरत है कि वह अपनी दौलत कैसे बनाएं। एक युवा पत्रकार कुछ साल पहले मेरे पास आई थी और उसने बड़े जोश से कहा था, हमें महिलाओं को जागरूक बनाना है कि वह अपने पैसे की भागदौड़ खुद अपने हाथों में थामें। इस काम के लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बातचीत में मुझे जल्द ही पता चल गया कि उसके जोश का कारण क्या था। उसने बताया, उसकी 54 वर्षीय माँ हाल ही में उसके साथ रहने आई थी, क्योंकि उनका तलाक हो गया था और उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अब यह पत्रकार अपने साथ साथ अपनी माँ का भी भरण पोषण कर रही थी। यह अपने आप में जगाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जिस बात ने उसे सचमुच हिलाकर रख दिया वह यह थी कि इसके बाद
उसने अपनी आर्थिक स्थिति को गौर से देखा। उसने पड़ताल की कि उसके पास उन दोनों को सहारा देने के लिए कितने संसाधन थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि यदि किसी कारण से उसकी नियमित तनख्वाह अचानक मिलना बंद हो जाए तो उसके पास बचत में सिर्फ $7,000 हैं। दो लोगों के घर में $7,000 से ज़्यादा समय काम नहीं चलेगा। वह और उसकी माँ दोनों ही गरीबी, यहाँ तक कि बेघर होने से कुछ ही तनख्वाह दूर थे। कोई हैरानी नहीं है कि वह इस मुद्दे पर इतने जोश में थी कि महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर अपने हाथ में थाम लेनी चाहिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उन युवती जैसी स्थिति में नहीं हूँ। चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी रहे, रॉबर्ट और मैं जीवन भर के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। हालांकि मेरे सिर पर तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं भी उस युवती जितनी ही जोशीली हूँ कि महिलाओं को अपनी खुद की आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे करें वाले नियम कायदे महिलाओं के लिए पुरुषों से भिन्न नहीं हैं। बहरहाल, महिलाएं अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय क्यों बनाती हैं, इसके प्रमुख कारण पुरुषों से प्रायः बहुत अलग होते हैं। हम जानती हैं कि हमारा जीवन अपनी माँ के जीवन से बहुत अलग ढंग से चलता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कितना अलग। यहाँ 6 कारण बताए जा रहे हैं कि महिलाओं को दौलत बनाने के खेल में उतरने की ज़रूरत क्यों है। पहला, एक आंकड़े। महिलाओं और धन संबंधी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नीचे अमेरिका के आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन संसार के बाकी देशों के आंकड़े भी इसी से मिलते जुलते होंगे या उसी दिशा में बढ़ रहे होंगे। अमेरिका में एक 50 वर्ष से अधिक उम्र की 47% महिलाएं अकेली रहती हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें अपनी आर्थिक जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ती है। 2. रिटायरमेंट के बाद महिलाओं की आमदनी पुरुषों से कम होती है, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर होने की वजह से वह औसतन 14.7 वर्ष नौकरी नहीं करती है, जबकि पुरुष के मामले में यह औसतन 1.6 वर्ष है। इसके अलावा महिलाओं को कम तनख्वाह भी मिलती है और आपको पुरुषों के मुकाबले रिटायरमेंट के सिर्फ 1/4 लाभ ही मिलते हैं। यह डेटा नेशनल सेंटर फॉर वुमेन एंड रिसर्च रिटायरमेंट रिसर्च से लिया गया है। तीसरा, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं औसतन 7 से 10 वर्ष जीती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें उन अतिरिक्त वर्षों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बहरहाल, जो विवाहित महिलाएं बेबी बूमर्स हैं, वे औसतन अपने पतियों से 15-20 वर्ष ज़्यादा भी जी सकती हैं। चौथा, जो बुज़ुर्ग लोग गरीबी में रह रहे हैं, उनमें से 75% महिलाएं हैं। पाँचवा, 10 में से लगभग 7 महिलाएं किसी न किसी समय गरीबी में जिएंगी। इन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है? यही कि बहुसंख्यक महिलाएं वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं हैं या वे अपनी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं हैं, खास तौर पर बूढ़ी होने के बाद। हमने अपने परिवारों की देखभाल में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन इस महत्वपूर्ण मामले में हम में अपनी खुद की देखभाल करने की कोई काबिलियत नहीं होती। 2. निर्भरता से बचना। आप शादी करते समय तलाक की उम्मीद नहीं करती हैं। आप नई नौकरी शुरू करते समय छंटनी की उम्मीद नहीं करती हैं, लेकिन यह होता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। महिलाओं, यदि आप अपने वित्तीय भविष्य के लिए अपने पति, बॉस या किसी दूसरे पर निर्भर हैं, तो दोबारा सोच लें। हो सकता है कि ज़रूरत के वक्त वे वह ना रहें। अक्सर हमें तब तक इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम किसी पर कितनी निर्भर हैं, जब तक
हमें जगाने वाली घंटी नहीं बज जाती। तीसरा, कांच की कोई छत नहीं। 2009 के बाद के विश्व में कंपनी कर्मचारियों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। बहरहाल, उनके साथ साथ महिलाओं को एक अतिरिक्त बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है, कुख्यात कांच की छत। हाँ, यह आज भी सच है। लिंग भेद के चलते महिलाएं किसी कंपनी की सीढ़ी पर एक सीमा से आगे नहीं पहुंच पाती, और 50 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं की कंपनी में दोबारा रोज़गार पाने की कोशिश, शायद आप उसके बारे में जानना भी नहीं चाहेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में महिलाओं के लिए कांच की छत का विचार ही बकवास है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इस बात की परवाह नहीं है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, अश्वेत हैं या श्वेत, कॉलेज स्नातक हैं या हाई स्कूल ड्रॉप आउट। इसे तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि आप कितनी मेहनत, सफलता और प्रभावी तरीके से अपना नेटवर्क बनाती हैं। और जैसा मैंने बताया था कि यह काम पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा महिलाएं सटीकता से कर रही हैं। कुंजी है आपकी योग्यताएं, शिक्षा और अनुभव। नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में महिलाओं के लिए कोई सीमा या छत नहीं है, चाहे वह कांच की हो या किसी दूसरी तरह की। चौथा, आमदनी पर कोई सीमा नहीं। कांच की छत के अलावा महिलाओं को पुरुषों से कम तनख्वाह भी मिलती है, जिस वजह से महिला की आमदनी अक्सर सीमित होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अपने पुरुष सहकर्मियों जितनी ही शिक्षा और अनुभव वाली महिलाएं उनकी तुलना में 26% कम कमाती हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पूर्णतः बहुस्तरीय है। आप चाहे महिला हो या पुरुष, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नेटवर्क बनाकर आप मनचाही कमाई कर सकते हैं। यहाँ आपकी आमदनी पर कोई सीमा नहीं है। पांचवा, आत्मसम्मान में वृद्धि। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सबसे बड़े लाभों और पुरस्कारों में से एक मानती हूँ, और यह वो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं इस व्यवसाय में शामिल होती हैं। यह असामान्य नहीं है कि किसी महिला को आत्मसम्मान उसकी खुद की आजीविका कमाने की काबिलियत से जुड़ा हो। जब आप अपने वित्तीय जीवन के लिए किसी पर आश्रित हो तो इससे आपके आत्मसम्मान के एहसास में कमी आ सकती है। हो सकता है कि आपको मजबूरी में ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हो जो आप आर्थिक रूप से निर्भर न रहने पर करती। मैंने देखा है कि जब महिलाओं को यह पता चलता है कि वह अपने दम पर आर्थिक सफलता पा सकती है तो उनका आत्मसम्मान ऊपर उठ जाता है, और जब किसी महिला का आत्मसम्मान ऊपर उठता है तो उसके आसपास के संबंध भी बेहतर होने लगते हैं। ज़्यादा ऊंचे आत्मसम्मान से ज़्यादा बड़ी सफलता मिलती है, जिससे अंततः सबसे बड़ा उपहार प्राप्त होता है, स्वतंत्रता। छठवां, अपने समय का नियंत्रण। जब सच्ची दौलत बनाने के लिए ऊर्जा समर्पित करने की बात आती है तो समय की कमी पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रमुख बाधा होती है। यह उन महिलाओं के संदर्भ में ज़्यादा सच है जिन्हें बच्चों की देखभाल में कई घंटे बिताने पड़ते हैं। मैं कई महिलाओं के मुंह से सुनती हूँ, जब मैं काम से घर लौटती हूँ तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, बच्चों के होमवर्क में मदद करनी होती है और बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। जब तक हर कोई बिस्तर पर पहुँचता है और मेरे पास अपने लिए खाली समय होता है, तब तक मैं बुरी तरह निढाल हो चुकी होती हूँ। नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपका अपने समय पर पूरा नियंत्रण होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकती हैं और फुल टाइम भी। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप अपने घर से, फ़ोन और कंप्यूटर पर, शाम को, वीकेंड में, किसी भी समय और कभी भी कर सकती हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो आपके साथ यात्रा कर सकता है, जिसे आप
अपनी जेब में रख सकती हैं और जिसके साथ आप आधे घंटे के टुकड़ों में भी कर सकती हैं, बशर्ते आपकी दिनचर्या और परिस्थितियां इस बात की इजाज़त दें। दौलत बनाना एक आवश्यकता है। यह 6 कारण इस बात का समर्थन करते हैं कि महिलाओं को अपनी खुद की दौलत बनाना सीखने की प्रबल आवश्यकता क्यों है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के लिए समय कितना बदल चुका है और असली दुनिया की वित्तीय शिक्षा अब विलासिता नहीं रह गई है। यह तो एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। अपने आर्थिक भविष्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पासे फेंकने जैसा है। अंततः पुरस्कार मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है। कांच की छत और आमदनी की सीमाएं ऐसे मुद्दे हैं जिनसे महिलाएं युगों युगों से जूझती चली आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में ये दोनों ही गायब हो जाते हैं और दो सबसे बड़े उपहार, आत्मसम्मान में वृद्धि और अपने मनचाहे ढंग से समय बिताने की स्वतंत्रता, आपको मिल सकते हैं। बहरहाल, मैंने अभी अभी जिन कारणों की सूची बताई है, उनमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, यह जानने के मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप आम महिला नहीं हैं, आप हैं। और अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने का सबसे प्रबल कारण वही है जिसे सिर्फ आप तय कर सकती हैं। अपनी दौलत बनाएं और यह करते समय मज़े लें। आपका प्रबल कारण चाहे जो हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करते वक्त एक और बात का ध्यान रखना होगा, मज़े लें। हाँ, यह सोचना बेहतरीन है कि आप हर महीने $100, $1000 या $10,000 की अतिरिक्त कमाई कर सकती हैं, किसी पर निर्भर रहने से बच सकती हैं और अपने समय पर आपका नियंत्रण हो सकता है। लेकिन अगर आपको मज़े नहीं आ रहे हैं, तो यह जल्द ही उसी तरह की चक्की बन सकती है जिसे हम में से कई कंपनी जगत में चलाती है। सरल भाषा में, आप जो करती हैं उसे लेकर आप में जोश होना चाहिए। अगर जोश कम है तो यह आपके बैंक अकाउंट में साफ नज़र आएगा। इसलिए मैं पार्टी प्लान व्यवसाय को आदर्श मानती हूँ। यह ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय है जो घर में आयोजित पार्टियों पर केंद्रित रहता है। यह उन बहुत सारी महिलाओं के लिए आदर्श है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। पार्टी प्लान व्यवसाय परिवार वालों और महिलाओं के साथ अपने घर में समय बिताने का आदर्श अवसर है, जबकि आप साथ साथ ऐसा सामाजिक नेटवर्क भी बना रही हैं जो आपको दौलत बनाने का अवसर प्रदान करेगा और इसे करने में आपको मज़ा भी आएगा। पार्टी प्लानिंग सेक्टर के बारे में रोचक तथ्य यह है कि उथल पुथल भरे दौर में भी इसकी सफलता पर आँच नहीं आती। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के इतने शक्तिशाली होने का एक कारण यही भी है। वॉर वर्क, जाफा कॉस्मेटिक्स, मैरी के, टपरवेयर, सेंटसी, पार्टी लाइट, स्टम्पिंग अप, ज्वेल्स बाय पार्कलेन, द लॉन लॉन्गाबर्गर कंपनी और सदर लिविंग एट होम उन 64 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से कुछ है जिनकी सालाना वैश्विक बिक्री $100 मिलियन या उससे अधिक है। सितंबर 2009 की डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार विशेष आहार प्रदान करने वाली एक पार्टी प्लान कंपनी टेस्टफुली सिंपल की बिक्री 2008 में 5% बढ़ गई, और वह भी मंदी के बावजूद। एक और कंपनी पैम्प्ड शेफ, जिसे अरबपति वॉरेन बफे ने 2002 में खरीदा था, ने इसी दौर में नियुक्ति में 5% की वृद्धि दर्ज की। यह क्या संदेश है? पार्टी प्लान कंपनियां हर उस महिला को कम जोखिम और ऊंचे पुरस्कार का अवसर प्रदान करती है जो अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर खुद थामना चाहती है। मैं इसकी सलाह घर पे रहने वाली माँओं को देती हूँ जो नए उद्यमियों की जमात
में शामिल होना चाहती है और उन कामकाजी महिलाओं को जो तनख्वाह के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी करना चाहती है, या कॉलेज में पढ़ने वाली उन विद्यार्थियों को जो थोड़े अतिरिक्त पैसे कमाना चाहती है। संक्षेप में, कोई भी महिला जो खुद की दौलत बनाने का अवसर देना चाहती है और इस प्रक्रिया में मज़े करना चाहती है। यह जाने कि क्या महत्वपूर्ण है। हमारी पहली डेट पर ही रॉबर्ट ने मुझसे पूछा था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि किसी न किसी दिन मैं अपना खुद का व्यवसाय करना चाहूँगी। वह बोले, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और 1 महीने के भीतर ही हमारा व्यवसाय शुरू हो गया। लेकिन फिर वह मुझसे ज़्यादा बड़ी चीज़ों के बारे में भी बात करने लगे, जैसे आध्यात्मिकता। उन्होंने मुझसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूछा। वह 1980 का दशक था, जब लोग अति कामकाजी थे और इस बात पर गर्व करते थे। 1990 तक लोग अपने जीवन को ज़्यादा गौर से देखने लगे और कुछ ज़्यादा कठोर प्रश्न पूछने लगे। लेकिन 9/11 के बाद ही दरअसल लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, ओह, 1 मिनट ठहरो, मैं कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह सब कहाँ जा रहा है? मैं महिलाओं को सारे समय यह कहते सुनती हूँ कि वह इतनी ज़्यादा व्यस्त हैं कि पार्ट टाइम घरेलू व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकती। मैं उनसे कहती हूँ, यह आपके व्यवसाय को सफल बनाने की कुंजी है। आपको अपने जीवन को देखना होगा, सचमुच गौर से देखना होगा और खुद से पूछना होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए इतनी सार्थक है कि वह मुझे अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए। कौन सी चीज़ आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यवसाय को खड़ा करने में समय और प्रयास लगाने का संकल्प करें, जो आमदनी उत्पन्न करता है और फिर उस आमदनी से आप दौलत बनाएं, जो जीवन भर आपकी देखभाल करें। क्योंकि अगर आप यह नहीं पता कर पाती कि वह कौन सी चीज़ है, तो यह नहीं होने वाला। स्वतंत्रता के मायने हर एक के लिए अलग होते हैं। सफलता के मायने हर एक के लिए अलग होते हैं। यह व्यक्तिगत मसला है और इसे व्यक्तिगत होना भी चाहिए। संख्याएं अमूर्त होती है, चाहे $5,000 हो या $1 मिलियन। उनका दरअसल तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक आप उन्हें वह अर्थ नहीं दे देते जो उनका आपके जीवन में है। हमारे विवाह के शुरुआती दौर में रॉबर्ट और मैं दोनों ही अपने व्यवसाय खड़े करने के प्रति उत्साही व समर्पित थे। हमें यह कतई पसंद नहीं था कि दूसरे लोग हमें बताएं कि क्या करना है। हम अपनी आर्थिक तकदीर का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते थे। यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था कि इसे साकार करने के लिए हम हर मुश्किल झेलने को तैयार थे, और इसमें कई बरस लग गए। दरअसल लगभग 10 वर्ष। कई बार आमदनी नहीं होने का तनाव भीषण होता है। हमारे ढेर सारे मित्र कह रहे थे कि हमारा दिमाग चला गया है, कि हमें नियमित तनख्वाह वाली नियमित नौकरियां कर लेनी चाहिए। लेकिन यह हम हरगिज़ नहीं करना चाहते थे। आखिरकार हमने नियंत्रण निर्णय लिया कि हमें कुछ करना चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट कुछ कोर्स सिखाने लगे। मैं एक सहेली के पास गई जो वस्त्र व्यवसाय में थी। मैंने उससे कहा कि वह मुझे अपने कपड़े बेचने दे। मैं हेयर सैलून्स में गई, वहाँ छोटी मिनी बुटीक्स में गई, मिनी बुटीक्स बनाई। इन कामों में कोई तनख्वाह या आमदनी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ बेचने से मिलने वाला कमीशन था। और वास्तव में कमीशन में कोई खास कमाई नहीं हुई। लेकिन यह काम करके मैं वहाँ पहुँच तो गई, मैंने कुछ तो किया। मैंने यह सीखा कि यही उद्यमी बनने का सार है। आप बाहर जाते हैं और कुछ करते हैं, और यह करने का इकलौता तरीका यह पता लगाना है कि आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है।
तभी आपको एहसास होगा कि उस सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ को पाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर अपने हाथों में लें। खंड 2 समाप्त। अध्याय 13, अध्याय 17 समाप्त।